आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास प्रोग्राम हौसलों की जीत। आज की जो हमारी खास मेहमान है, उनकी भी जो हिस्ट्री है वो कुछ इसी तरह की ही है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने हौसलों को जिंदा रखा। आज मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ के आइकॉन विद्या राजपूत जी से। उन्होंने अपने हौसलों के दम पर अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। आज उन्हीं के संघर्ष को जानेंगे। आज जहाँ पर मैं हूँ ये गरिमा गृह है। विद्या मैम ही रन कर रही हैं। उनका एक सपना था, जिस सिचुएशन से वो गुजरी हैं, जिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया है, आने वाले जो इस तरह के जो बच्चे हैं उन्हें उन तकलीफ़ों से ना गुजरना पड़े, यही सपने के साथ उन्होंने इस गरिमा गृह की नींव रखी थी। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी खास मेहमान विद्या राजपूत जी का। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में। थैंक यू जी मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो ये गरिमा गृह जो आपने निर्माण किया है, यहाँ पे बच्चियाँ रहती हैं, आपके प्रयासों से बहुत से बच्चों को आज जो है नौकरी, अच्छे पद पर है, सरकारी नौकरी तक उन्होंने पहुँचा। तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपका बचपन कैसा रहा और आपने ये गरिमा गृह का जो सपना कब आपके दिमाग में आया, कब ऐसा लगा कि आपको ये गरिमा गृह जैसी संस्था चलानी चाहिए, मितवा फाउंडेशन की नींव रखनी चाहिए? देखिए, मेरा बचपन जो है वो, मेरा जन्म एक लड़के के रूप में हुआ और परिवार वालों ने मेरा नाम विकास रखा और घर वाले मुझे चिंटू के नाम से पुकारते थे और आज भी मेरी सिस्टर जो है वो मुझे चिंटू ही बोलती है। और जैसे मैं स्कूल में पहुंची तो दूसरे बच्चे मेरे साथ में सामान्य व्यवहार नहीं करते थे। कई बार मुझे लड़की या छक्का, मामू, सिक्सर ऐसे अपशब्द बोलते थे। तो कई बार मुझे लगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक शरीर से लड़का थी और दिमाग से लड़की। तो मैं सोचती थी कि अगर मेरा शरीर लड़के का है तो मैं एक लड़के की तरह क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, और अगर मेरा दिल लड़की की तरह है, दिमाग लड़की की तरह है, पसंद लड़की की तरह है, व्यवहार लड़की की तरह है, एहसास सॉफ्टवेयर लड़की की तरह है, तो मैं लड़की की तरह क्यों नहीं दिख रही हूँ। तो एक मैं कौन हूँ कि एक लंबी संघर्ष चलता रहा, एक मानसिक द्वंद्व था कि क्योंकि मैं जब भी एक मिक्स व्यवहार के साथ, समाज के साथ या परिवार के साथ या स्कूल में आती थी, तो मैं घर परिवार में टारगेट होती थी, स्कूल पड़ोसियों के बीच में टारगेट होती थी और उनका कहना था कि मर्द बनो, एक लड़के की तरह रहो। तो मैं लोगों के दबाव के चलते, घर वालों के मारपीट के चलते मैं एक लड़के की एक्टिंग भी करती थी और मैं एनसीसी, एनएसएस, बॉयज़ ग्रुप के साथ रहकर ये भी प्रयास करती थी कि मैं एक लड़के की तरह मेरा व्यवहार हो ताकि कोई मेरे ऊपर व्यंग्य ना कसे। और उसके बाद ये स्टेज रहा। इन सब में मैं अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करती थी, बहुत अकेली हो गई। और जब लोगों के ताने बढ़ने लगे और बुलिंग बढ़ने लगा, हरासमेंट बढ़ने लगा, तो फिर कई बार मैंने फिर सुसाइड प्लान किया, पर मैं बच गई। और मेरे शिक्षकों ने, मेरे घर वालों ने मुझे ये सिखाया था कि अगर हम किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर अपने आप का एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, मैं स्कूल कंटिन्यू की और मैंने इस तरह से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और कुछ समय के बाद जब मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से मिली तो जो मेरी समस्या थी वो उससे कई गुना प्रॉब्लम ज़्यादा था ग्राउंड पे। जैसे कि फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, सुसाइडल टेंडेंसी है, कम्युनिटी का हत्या कर दी जाती है पर कोई थाने में रिपोर्ट नहीं करता है, कोई रोजगार नहीं देता, तो लोग मजबूरीवश जो है वो भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति और नाचने गाने का काम करते हैं। और
एक बार अगर किसी का शरीर रूपांतरण हो गया, मतलब लड़की के शरीर से लड़का का शरीर या लड़का के शरीर से लड़की का शरीर, या पहनावा या आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर हो गई, तो परिवार के जो रास्ते वो हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने मितवा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया और हम लगातार सरकार के साथ पैरवी करते रहे और 2016 में हम थोड़ा सक्सेस हुए और उन्होंने ये शेल्टर होम पास किया और 2021 में जब सेकेंड लॉकडाउन का टाइम था तब ये स्टार्ट हुआ। और ये स्टार्ट करने का जो हमारा सोच था वो ये था कि जब 2017-18 में पुलिस की भर्ती निकली हुई थी तो हमारे पास में कोई भी ऐसा हॉस्टल या शेल्टर नहीं था और तो हमारा छोटा छोटा कमरा था, तो हम उसी कमरे में बच्चों को रखते थे और उनको रिटन एग्ज़ाम और फिजिकली एग्ज़ाम की तैयारी करवाते थे। और फिर लगा कि काश हमारे पास में एक ऐसा जगह हो जहां हम बच्चों को रख सकें और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकें या उनका स्किल्ड बढ़ा सकें। तो इस तरह से गरिमा गृह का निर्माण हुआ और आज लगभग 189 बच्चे जो हैं वो गरिमा गृह में आए हैं, जिनमें से लगभग 100 से भी ज़्यादा ट्रांसजेंडर बच्चों की जो है वो जॉब लग चुकी है, वो अपने पैरों में खड़े हैं। और इसका एक बहुत अच्छा संदेश कम्युनिटी को जाता है कि बहुत सारी कम्युनिटी के मेंबर आगे जाके नौकरी करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि मैम के प्रयास से ही छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती का पद निकला और पहली बार आपके प्रयास से ही छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक के में कांस्टेबल में भर्ती हुई है और आगे भी मैम का सपना है कि इस तरह से जो है लोगों को और भी थर्ड जेंडर के लिए वो काम करें। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप गवर्नमेंट के साथ मिल करके आप प्रोजेक्ट वर्क करती हैं, तो जब आप अपनी बात रखती हैं तो गवर्नमेंट की आपको कितना सहयोग आपको मिलता है, कितनी मतलब इस लड़ाई में आपको कितना क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 2014 में, उसके बाद हम लोग सभी डिपार्टमेंट और मिनिस्टर और सेक्रेटरी और डायरेक्टर उन सबको हम ट्रांसजेंडर के बारे में बताते थे और उनको सेंसिटाइज करते थे। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिक्लेरेशन था, जो सजेशन थे, रिकमेंडेशन थे, उन चीज़ों के बारे में हम सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे चर्चा करते थे और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई। और आज भी ऐसा है कि कई चीज़ें के लिए फाइल मूव कर जाती है पर कई चीज़ें कई जगह पे रुक जाती है। और चूँकि हमारे देश का पॉपुलेशन इतना है और काम करने वाले लोग कम हैं, तो कई बार ये भी होता है कि चीज़ें रुक जाती कहीं जाके, तो हमें बार बार फॉलो अप करना पड़ता है और कई बार वो सक्सेस होता है और कई बार हम उस विषय पे लगातार पैरवी करते रहते हैं। रहा सवाल चुनौती का, तो हर जगह चुनौती है और जब आप किसी चुनौतियों को पूरा करते हैं तब उसका जो प्रतिफल मिलता है तो वो उससे बहुत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, आप जैसे गरिमा गृह का संचालन कर रही हैं मितवा समिति की का, तो इसमें आपको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फंड आपको मिलता है, किस तरह से आपका ये गरिमा गृह रन होता है? आपको चलो शेल्टर होम के लिए आपको जगह तो मिल गई, सारी चीजें, बट उसको रन करने के लिए भी कुछ सरकारी हेल्प मिलती है या किस तरह से आप इसको रन कर पा रही हैं? देखिए, 2020-21 में ये शेल्टर होम हमारा ओपन हुआ तो उस समय हमें केंद्र सरकार से सहयोग मिला। उसके बाद फिर हमें लास्ट ईयर जो है वो सहयोग नहीं मिला, लेकिन बहुत से नगरवासी जो हैं वो हम लोगों को मदद किया। उन लोगों ने कई बच्चों को उन लोगों ने पढ़ाया भी, मतलब एजुकेशन के लिए अडॉप्ट किया और समय समय पे बच्चों के राशन के लिए भी उन्होंने मदद किया। तो इस तरह से कई बार सरकार मदद नहीं भी करती है तो जो लोगों का सहयोग है, लोगों का सपोर्ट है, वो हमारे हौसले को और मजबूत बनाता है। तो अब वापस फिर से हमने सरकार से पत्राचार किया, बातचीत किया, तो फाइनली वो इस साल वापस हमें सहयोग देने के लिए
तैयार है और इस विषय पे बातचीत हुई है। उनको स्कूल जाने के लिए जैसे वो चाहते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह वो रेगुलर स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, बट जो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं जो स्कूल के, तो उनका ये कहना है कि आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने बताया कि उनका जो वहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल है, उनका ये कहना है कि यदि आपको आना है तो आप मेल गेटअप पे आप यदि आएंगे तो आप रेगुलर आ सकते हैं, लेकिन आप फीमेल इसमें आएंगे तो उनको डर है कि स्कूल के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करना, मतलब क्या प्रयास कर रही हैं, मतलब इस बात, क्योंकि हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो चाहे वो थर्ड जेंडर हो या किसी भी कास्ट का हो, समानता तो सबके लिए एक है, संविधान तो सबके लिए एक है। वहां पे कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ जो मेल है फीमेल है उनको ही, सिर्फ जो बच्चे हैं उनको ही स्कूल में जा सकते हैं। अधिकार तो सबका है, फिर उसमें थर्ड जेंडर का तो कोई प्रावधान ही नहीं आता है कि आप थर्ड जेंडर है तो आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। हमारे पास में ऐसे कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर हैं, खासकर जब स्कूली एजुकेशन ने जो उनके जो डिस्ट्रिक्ट के जो एजुकेशन ऑफिसर है, डीओ है, उनको उन्होंने लिखा हुआ है, और डिप्टी डीओ ने सारे प्रिंसिपल को भी लिखा हुआ है कि जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति आते हैं तो उनको एडमिशन दिया जाए। और ओपन स्कूल में जो है वो तो कुछ चीज़ों में माफ भी किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में स्कूल एजुकेशन में। अब हम लोग जो है वो राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ और बीएड डाइट कॉलेज, इन सारे जगह पे हम लोग टीचर्स को LGBTQ के बारे में और ट्रांसजेंडर के बारे में सेंसिटाइज करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे बच्चे हो सकते हैं ट्रांसजेंडर, आप उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है, ये सारी चीज़ें हम उनको टीच करते हैं। और कई बार जब हमसे वो लोग मिलते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि उनकी स्कूल में ऐसा बच्चा है। मैम एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे इंसान को जब पता चलता है कि वो मेल बॉडी में है बट वो अपने आप को फीमेल में वो कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है? बहुत सारे लोग हैं जिनको उस स्कीम के बारे में, वो फैसिलिटी के बारे, उनको बस पता चल जाता है कि हम जो है अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, बट वो अपने आप को यदि मेल है, मेल बॉडी में है और वो अपने आप को फीमेल के रूप में देखना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या सर्जरी होती है, कितना टाइम लगता है, गवर्नमेंट में क्या क्या स्कीम्स हैं, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये जो सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी है ये अलग अलग हिस्सों में होता है और थोड़ा टाइम टेकन है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, पर सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार में जो है वो DKS में ये सर्जरी निःशुल्क होती है। और अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में सर्जरी ना करा के प्राइवेट में सर्जरी कराना चाहता है या चाहती है तो उसके लिए उसे 2 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी को ये फील होता है कि मैं अपने बायोलॉजिकली सेक्स से मेरा साइकोलॉजी डिफरेंट है, तो वो जाके सबसे पहले काउंसलिंग कराए और ये काउंसलिंग 6 महीने से साल भर चलती है। और उसके बाद फिर काउंसलिंग ओके होने के बाद में फिर हार्मोन्स और लेजर शुरू होता है। हार्मोन्स और लेजर जब आगे बढ़ता है उसके बाद वो सर्जरी के लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं और डॉक्टर के प्रशिक्षण के बाद में फिर वो जिला कलेक्टर के माध्यम से जो है वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक फॉर्म आता है जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मिलता है सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी का। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब गरिमा गृह में बच्चे जब आते हैं आपके पास में, जैसे एक बच्ची आपके यहाँ पे है 15 साल की, सबसे कम उम्र की बच्ची है, जब 15 साल की उम्र में आपके यहाँ पे आई थी, तो जब ऐसे बच्चे आते हैं तो आप उस समय उनकी मेंटलिटी जो होती है वो घर से छोड़ के सारी चीजों, तो उस परिस्थिति में आप उनको कैसे मोटिवेट करती हैं, किस तरह से आप उन्हें दिलासा देती हैं? देखिए, वो अगर ऐसे बच्चे आए हैं और अभी भी हैं, फैमिली का भी तो प्रेशर होता होगा, बच्चे जब आते हाँ, होंगे बिना कई बताए, बार तो उस समय किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? नहीं, देखिए, अगर कोई पेरेंट्स लाके छोड़ता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, हम ये भी बात करते हैं कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम
हम उतना जितना आप एफर्ट के साथ अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हैं, शायद हम उसमें खरे नहीं उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। बिल्कुल। और आप बच्चों को शेल्टर में होम छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपका बच्चा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा भाग के या फैमिली क्राइसिस से यहाँ पे आते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उसको एक घर जैसा माहौल मिले, और यहाँ उसके दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो और वो अपने पसंद से कपड़े पहनते हैं और अपने पसंद से मेकअप करते हैं। तो जो वो चाहते हैं, जैसा वो जिंदगी जीने का तरीका चाहते हैं, वो उनको यहाँ मिलता है, तो उनको हैप्पीनेस मिल जाती है। तो देव सर ने बताया कि आपके यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो जिंदल में 200 बच्चे हैं जो अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, अभी लगभग 200 बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ था, पर 100 बच्चों से ज़्यादा जो है वो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। और टाटा स्टील में जो है वो 200 ट्रांसजेंडरों को टाटा स्टील ने लिया है, और वो देश भर के लोग हैं, अलग अलग शेल्टर होम से आए हैं, इंडिविजुअल आए हैं। और हमारे यहाँ से 23 ट्रांसजेंडर पुलिस है, और बालकों में लगभग 7 लोग जॉब में लगे हुए हैं, और लगभग 20 से भी ज़्यादा जो हैं वो बालको वेदांता में जॉब कर रहे हैं। कोरबा में कुछ लोग, झारसुगुड़ा में कुछ लोग, प्राइवेट सेक्टर में हैं, कुछ लोग पेट्रोल पंप में भी हैं, क्योंकि जॉब का बहुत मारामारी है। और हम आज भी ग्राउंड पे जो है वो कम्युनिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, अकेलापन है, और ये सब चैलेंज तो है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी जो पहले जमाने की जो सोच थी कि बस एक मेंटेलिटी बन गई थी कि हम थर्ड जेंडर हैं तो हम सिर्फ नाच गा करके, बधाइयाँ दे करके ही जो है अपना जीवन यापन जो है, बस उनकी यही तक सोच थी कि हम वहाँ तक करके ही, नाच गाना बधाइयाँ दे करके ही हम अपना एक लास्ट ऑप्शन वही है जीवन यापन करने का। लेकिन अभी समय के जैसे जैसे बदलाव हो रहा है, समय बदल रहा है, तो एक ये बहुत अच्छी बात है कि अभी जो है थर्ड जेंडर के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। सरकार भी इस ओर बहुत सारा ध्यान दे रही है, और आज अच्छे अच्छे जगहों पर उनको एक अच्छी पोस्ट के साथ में आज समाज भी उनको एक्सेप्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो है उनको एक अच्छे पद के साथ एक अपना एक अच्छा रोजगार जीने के लिए आगे जो है सोच बढ़ रही है, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो थर्ड जेंडर की हो, कि नाच गाने के अलावा भी वो आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे विद्या राजपूत मैम को, जिनके संघर्ष के दम पर, जिनके हौसलों के दम पर उन्होंने अपना एक खास मुकाम बनाया है। वो गरिमा गृह की संचालिका भी हैं, साथ ही साथ मितवा फाउंडेशन भी वो चलाती हैं। आज हम गरिमा गृह में उपस्थित हैं और यहाँ पर कुछ ट्रांसजेंडर बच्चे भी हमारे साथ में हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं उनकी समस्याओं को, कि एक थर्ड जेंडर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जब बच्चे जॉब के लिए प्रयास करते हैं, तो उन्हें धुतकार दिया जाता है कि वो थर्ड जेंडर है। स्कूल पर हम बात कर रहे थे विद्या मैम से कि कई बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये बोल कर एडमिशन नहीं दिया जाता है कि वो यदि मेल बॉडी में यदि वो आते हैं तो ही उनको रेगुलर पढ़ने की जो है एडमिशन मिल सकता है। लेकिन यदि वो मेल बॉडी में है लेकिन फीमेल गेटअप पे यदि वो आते हैं, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनका मानना ये है कि जो बाकी बच्चे हैं वो उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में एक मैम है, उनसे हम पूछते हैं कि क्योंकि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, वो एक जॉब कर दी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब जॉब के लिए गई तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आप जब जॉब कर रही हैं तब भी आपको नॉर्मल आपके साथ में व्यवहार होता है, या फिर किस तरह से आपको चीज़ें सहनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं? जी, मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम तो संजना ध्रुव है, मैं भी मित्र जिला का रहने वाली हूँ। अभी मैं समाज कल्याण विभाग कॉस्ट एग्जीक्यूटिव के पद पे मैं कार्य करती हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग में वहाँ गई समाज कल्याण विभाग में, तो वहाँ पर का अधिकारी मेरे को बोला गया ये आपके लिए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पॉसिबल है कि नहीं। मेरे को बहुत मौका दिया, और स्टार्टिंग में मैं बताना चाहूँगी मेरा तो सैलरी भी 4 महीने से नहीं आया था, लेकिन मैं जॉब को कंटिन्यू की बिना सैलरी का। तो मेरा ट्रेनिंग था 3 दिन का था,
ट्रेनिंग में मैं 3 दिन का ट्रेनिंग में पास तो हो गई, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानकारी देना था, हमारी जो हितग्राहियों को देना रहते हैं, तो मैं जानकारी देती थी तो बहुत मिस्टेक होते थे मेरे साथ स्टार्टिंग में तो मेरे से, लेकिन हमारे जो अधिकारी मेरे ऊपर बहुत जोर डाला, जिससे वो मैं हासिल कर डाली, वहाँ पर से अपने एक जगह बना डाली। अभी आपने सुना कि जो बच्ची थी वो गवर्नमेंट जॉब की पुलिस की तैयारी कर रही हैं और गरिमा गृह में जो है उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, मॉरल सपोर्ट उन्हें यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ पे आते हैं, बट विद्या मैम के जो गरिमा शेल्टर हाउस है, शेल्टर होम है, यहाँ पर बच्चों को नौकरी के लिए या फिजिकली पुलिस में यदि वो जाना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में यदि वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर प्रॉपर मार्गदर्शन मिलता है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हौसलों की जीत प्रोग्राम में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप पुलिस विभाग में जाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप किस टाइप की प्रिपरेशन कर रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी नाग है, मैं बस्तर से हूँ और मैं ट्रांस वुमेन हूँ। मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और अभी वैकेंसी तो अभी मैं बोली जैसे आया नहीं है, और जैसे आएगा 1 तारीख से तो सुनी हूँ कि लागू होगा, तो 1 तारीख से होगा तो फिर शुरू होगा आगे का प्रोसेस। लेकिन अभी फिजिकल चालू है, अभी मतलब गरिमा गृह रायपुर में जो है जहाँ ट्रांसजेंडर्स बच्चे रहते हैं वहाँ पे हम लोग हैं, और अभी मैं खुद से मतलब शुरू कर रहे हैं, मतलब भाग दौड़ कूद वो सब शुरू से मतलब खुद से कर रहे हैं। अभी मतलब गवर्नमेंट तरफ से कुछ नहीं हुआ, अभी खुद से ही फिजिकल चालू है हम लोग का। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब घर से आप निकली तब आपकी उम्र महज 15 साल थी, तो उतने कम उम्र में आपको ख्याल कैसे आया कि हम मतलब घर छोड़ करके मुझे जाना चाहिए और अपना जो आप जिस शरीर में आप पैदा हुई हैं वो उस शरीर को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो जर्नी आपकी कैसी थी, कब आपको पता चला कि आप अलग हैं बाकी बच्चों से? नमस्ते, मेरा नाम इंसिया मेरी है, मैं बिलासपुर मुंगेली ज़िले की हूँ। और जब मैं 7 साल की थी तो मुझे पता चला था कि मैं लोगों लड़की और लड़का में से मैं अलग पर्सन हूँ, कि मेरा बॉडी लड़का जैसा बट मेरी सोच समझ बात करने का तरीका सब लड़की जैसे है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे बचपन से वो सिर्फ लड़कियाँ बनते आए, मुझे लड़के पसंद नहीं थे। लड़कों के साथ चलना मुझे अनकम्फर्टेबल फील लगता था, मैं चल नहीं पाती थी उन लोगों के साथ, सिर्फ लड़कियों के साथ खेलना कूदना उठना बैठना सब कुछ करती थी। फिर मैं जैसे जैसे स्कूल में गई, स्कूल में 5 क्लास में थी, तो जब मैं डांस ली थी, तो जब मैं डांस करने के लिए रेडी होने गई ऊपर, क्योंकि उस समय मेरा बॉडी तो मेल था तो मैं मेल कैटेगरी में ही आती थी, उसमें मैं मेल में ही जाती थी स्कूल मेल बनकर, तो वहाँ मैं डांस ली थी। फिर वहाँ मैं डांस गई थी तो मुझे सिर्फ आँख में काजल लगाई थी, तो मेरी मैडम थी जो क्लास टीचर थी तो मुझे बोली कि तुम छक्का हो क्या जो काजल लगाए। उसी एक काजल की वजह से मैं उस दिन मेरे को कितना गिल्टी फील हुआ कि मैं सोच नहीं पाई थी, उस दिन मैं बहुत रोई। फिर नेक्स्ट दिन 26 जनवरी की जो 27 जनवरी थी, उस दिन मेरे स्कूल वाले जितने भी फ्रेंड्स थे लड़की लड़का मुझे इतना बोले कि तुम ये हो वो हो, लड़कियों के साथ उठते हो लड़कियों के साथ बैठते, तुम ये किन्नर हो क्या फलाना हो क्या। मैं सुनी बात को फिर इग्नोर कर दी, क्योंकि मेरे समझने वाला कोई नहीं था, फैमिली में भी नहीं समझते थे, सिर्फ मारते पीटते ज़्यादा थे, इसलिए भाग के आगरा से यहाँ आई। फिर मैं अपना मेरे स्कूल 10th क्लास से ही बंद हो गया था, फिर 3 साल हो गया, फिर अभी स्टार्ट कर रही हूँ स्कूल। अभी आप सुन रहे थे कुछ बच्चियों की जो कहानी है, जो गरिमा गृह में जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपके यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, जो सबसे छोटी उम्र की बच्ची की हमने जिक्र किया, जो काफ़ी कम उम्र में यहाँ पे आई थी, उनको यहाँ तक कि अंधविश्वास के जरिए भी उनको बैगा के पास में लेके गया, मेंटली टॉर्चर किया गया। जो बच्ची हैं जो मानव महिला बाल विकास में काम कर रही हैं, तो उनको भी पहले जब वो वहाँ पे स्टार्टिंग में जब गई तो वहाँ पर उनको सामान्य तौर पर नहीं लिया जाता था, पर जब वो कंटिन्यू काम करने लगी तो उनके वहाँ के जो कलीग हैं उनको सामान्य रूप से अब देखा जाता है। अब उनको बराबर जैसे नॉर्मल लोगों से बात होती है उनके साथ में भी वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये गरिमा मैम के प्रयास की वजह से ही हो पाया है। और छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर 13 कांस्टेबल के पद पर 13 थर्ड जेंडर की भर्ती हुई है। तो मैम का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि TV24 के खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में आपने इतना
महत्वपूर्ण आपका समय निकाल करके आपने अपना समय दिया, इतनी अच्छी बातें आपने कही और इतना अच्छा बच्चों के लिए गाइडेंस बताया जिन बच्चों को नहीं पता है कि कहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, कहाँ पर सर्जरी के लिए किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आपके शेल्टर होम में हमने कुछ बच्चियों से भी बात की। दर्शक जब सुनेंगे उन बच्चियों का हाल तो वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जो भी ये इंटरव्यू, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो काफ़ी हद तक जो है समाज अवेयर होगा और एक नॉर्मल रूप से जो थर्ड जेंडर के बच्चे जो हैं उनको सामान्य रूप जीने के लिए समाज जो है वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा और एक नई विचारधारा जो है समाज में आएगी। मैम, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाल करके आपने हमारे लिए समय निकाला। जी, अभी आप सुन रहे थे विद्या राजपूत मैम को और उनके गरिमा गृह में जो बच्चे हैं उनकी भी आपने कहानी सुनी कि किस तरह से उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है और विद्या मैम जो है वो थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और समाज से उनको जोड़ने के लिए किस तरह से वो प्रयास कर रही हैं। गवर्नमेंट के साथ मिलकर के भी वो कई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप उनकी जो जिंदगी है उनके किए गए प्रयासों से आप जो है समाज जो है कुछ सीखेगा और उन बच्चों को नॉर्मल ज़िंदगी जीने में उनकी सहायता करेगा। अगली बार मैं ऐसे ही एक खास शख्स को लेकर के और उनकी कहानी आप सुनेंगे। तब तक के लिए बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।